यदि आपको भविष्य में एक सफल इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में इतिहास में क्या हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास की घटनाओं से आपको आइडिया मिलती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें यह भी समझ आता है कि इतिहास में लोगों ने किस प्रकार की गलतियां की थी जिनसे हम बच सकते हैं। तो अगले 10 मिनट में हम बात करने वाले हैं मोनोपोली, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डॉ जोन्स एवरेज, द क्रैश ऑफ 1929 और द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। और इसी के साथ साथ बोनस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि क्या हुआ था जब अमेरिका में नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे थे और नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स तेज़ी से बढ़ रहे थे। ठीक उसी तरह आज हमारे भारत में भी इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और ये लर्न टू अर्न बुक का तीसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम या आम आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये मोनोपोली है क्या? अगर मोनोपोली को आसान भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए देश में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो आज अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज में 3 मंथ्स फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर मार्केट में यह अकेली कंपनी है और कल होकर इसने इसी सर्विस के लिए 2000 रुपये चार्ज करने लगा तो आप क्या करोगे? अगर आपको इंटरनेट यूज करना है या अपनों से बातें करना है तो आपको 2000 रुपये पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो वोडाफोन आइडिया है और ना ही एयरटेल है। या फिर मान लीजिए देश में कई सारी कंपनियां हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। तो इन सब के मालिकों ने मिलकर मीटिंग करके एक फिक्स रेट चार्ज करने का फैसला किया। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगी और ये कंपनीज अपने सर्विस को इम्प्रूव करने के बजाय अपना सारा का सारा फोकस सर्विस के दाम बढ़ाने पर करेगी। तो मोनोपोली ठीक इसी तरह काम करती है और इस तरह के मोनोपोली को समझने वाले पहले व्यक्ति थे मिस्टर एडम स्मिथ। अमेरिका के इतिहास में कंपनीज लीगली ट्रस्ट बनाकर अपने इस मोनोपोली को अंजाम दे रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कि सारी ऑयल कंपनीज ने मिलकर मीटिंग करके ऑयल ट्रस्ट बना लिया। अब ये ट्रस्ट अपने हिसाब से मनचाहा दाम बढ़ाने लगी। देखते ही देखते देश में हर जगह ट्रस्ट बनने लगी थी और आम लोगों को भी इसका खतरा समझ आने लगा था। 1904 ईस्वी में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े रेलरोड ट्रस्ट को बैन कर दिया और उस समय जो देश के प्रेसिडेंट थे वो भी सारे ट्रस्ट के खिलाफ थे, तो सारे ट्रस्ट को लीगली बैन कर दिया गया। अब मार्केट फिर से पहले जैसा कॉम्पिटिटिव हो गई। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन रहेगी तो ही कंपनीज कॉस्ट कट करेगी और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं डॉ जोन्स एवरेज के बारे में। एक बार मिस्टर चार्ल्स हेनरी डॉ नामक जर्नलिस्ट ने 1884 में उस समय के 11 फेमस स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 11 से डिवाइड कर दिया, जिससे मिस्टर चार्ल्स हेनरी डॉ को एवरेज मिल गया। इस एवरेज को उन्होंने कस्टमर आफ्टरनून नामक न्यूज़ बुलेटिन में पब्लिश किया और ये एवरेज डॉ जोन्स एवरेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज 110 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी जब कोई पूछता है कि मार्केट का क्या हाल है तो लोग इसी डॉ जोन्स एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। डॉ जोन्स एवरेज में जो 11 कंपनीज की लिस्ट थी वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज हुआ करती थी और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी बिजनेस किसी स्पोर्ट्स की तरह होती है। कोई विनिंग टीम या सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप पर नहीं रह सकती है। जितना मुश्किल सक्सेस पाना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल उस टॉप के स्थान पर बने रहना होता है। द क्रैश ऑफ 1929। यूएस ने सिविल वॉर, ए रिवोल्यूशनरी वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर, कोरिया वियतनाम वॉर और कई सारे छोटे युद्ध देखे हैं। इसी के साथ साथ शिकागो फायर, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का भूकंप और कई सारी महामारियां में सर्वाइव किया है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने 1929 का क्रैश नहीं देखा था। सब लोगों के दिल में डर था कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, जिससे बहुत लोगों का सब कुछ खो सकता है। हालांकि इससे बड़ा क्रैश हो चुका है, जैसे 1973-74, 1981-82 और 1987 में। लेकिन अंत में हर बार की तरह क्रैश के बाद स्टॉक्स बाउंस बैक करता है। अगर किसी क्रैश का पॉजिटिव साइड देखा जाए तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अच्छे कंपनीज के शेयर्स बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। लेकिन क्रैश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक्स कितने दिनों में रिकवर होगा ये कोई नहीं बता सकता। 1972 में डॉ जोन्स एवरेज 1000 पॉइंट पर था और उस समय क्रैश के 10 साल के बाद 800 पॉइंट पर था। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पेशेंस को टेस्ट किया गया, लेकिन 1929 के क्रैश की तरह नहीं। 1929 के क्रैश के बाद कुछ स्टॉक्स को रिकवर करने के लिए 25 साल लग गए थे। तब कई सारे लोग तंग आकर इन्वेस्टमेंट ना करने की कसम खा ली। लेकिन इस स्लो रिकवरी के लिए क्रैश को ब्लेम नहीं किया जा सकता,
क्योंकि रिकवरी का संबंध ग्रेट डिप्रेशन से था। ग्रेट डिप्रेशन जो कि तकरीबन 10 साल तक था, उस समय मार्केट में पैसे बहुत कम हो गए थे, जॉब्स कम हो गई थी, स्टोर्स का बिजनेस नहीं हो रहा था, जिससे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही थी, जिसके वजह से लोग कुछ खरीद नहीं रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स और कंपनीज को लॉस हो रही थी। और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है या लॉस होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाता है और डाउन ही रहता है। ज़्यादातर हिस्टोरियन ने बताया कि डिप्रेशन मार्केट क्रैश की वजह से नहीं होता है, हालांकि लोग अक्सर क्रैश को ही ब्लेम करते हैं। डिप्रेशन तो गवर्नमेंट के पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हुआ था। गवर्नमेंट को जब मार्केट में कैश डालना था तब गवर्नमेंट ने मार्केट से कैश निकाल लिया था और गलत टाइम पर इंटरेस्ट रेट को इम्प्रूव कर दिया था। खुशकिस्मती से गवर्नमेंट ने इस चीज़ से सीख ले ली है और जब भी डिप्रेशन होने की संभावना होती है तो गवर्नमेंट जल्द से जल्द कैश सप्लाई को इंक्रीज करती है और इंटरेस्ट रेट को डाउन करती है। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग प्रोत्साहित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेकर घर या गाड़ी खरीदते हैं। जब लोग इस तरह से खरीदते रहते हैं तो डिप्रेशन नहीं होता है। 1929 के क्रैश के नाम पर काफ़ी सारी अफवाह थी, जैसे क्रैश के बाद बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन मिस्टर विलियम क्लिंगामैन ने अपने बुक 1929 द ईयर ऑफ ग्रेट क्रैश में बताया कि जिस वीक में मार्केट क्रैश हुआ था उस वीक में सुसाइड के नेशनल डाटा में कोई वृद्धि नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों ने सुसाइड किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लोग मार्केट के क्रैश होने की वजह से ही सुसाइड किए हों। एक बार तो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पास लोगों ने भीड़ लगा दिया। लोगों को लगा कि ऊपर जो आदमी बैठा है वो एक बदकिस्मत इन्वेस्टर है और वो वहां से कूदने वाला है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने वाला व्यक्ति है जो वहां बैठकर खाना खा रहा था। 1929 क्रैश के रियल विक्टिम्स तो वो लोग थे जिन्होंने पैसे उधार लेकर या मार्जिन यूज करके इन्वेस्ट किया था। उस समय आप 10% डाउन पेमेंट पर 90% का मार्जिन यूज कर सकते थे, यानी अगर आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिर्फ 10,000 देकर 1 लाख का शेयर्स खरीद सकते थे। और अगर क्रैश में आपका शेयर्स 50% टूट चुका है तो आपके पास बचते हैं 50,000 का स्टॉक और 90,000 का डेब्ट, जिसे आप पे नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक रिस्क ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून बनाए ताकि इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको उस कंपनी की जानकारी आसानी से और रियल डाटा मिल सके। ग्रेट डिप्रेशन के पहले इन्वेस्टर के लिए ऐसा कोई भी सेफ गार्ड नहीं था। कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं थी और कंपनीज अपने प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स से छिपा लेती थी, और जिन लोगों के पास पहले से ही एडवांस नोटिस की खबर रहती थी वो उसके हिसाब से पहले ही स्टॉक को सेल या बाय कर लेते थे, जिसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। 1929 के क्रैश के पहले कुछ लोगों द्वारा प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर या नीचे ले जाना आम बात था। वे लोग प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करते थे कि आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स हाई प्राइस में बाय करते थे और लो प्राइस में सेल करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसी तरह के मैनिपुलेशन को रोकने के लिए एक एजेंसी एस्टैब्लिश किया जिनका नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, और इंडिया में इस एजेंसी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। 1952 में अमेरिका में 6.5 मिलियन शेयर होल्डर्स थे, जो कि अमेरिका का 4.2% जनसंख्या था। 1962 में यानी 10 साल के बाद शेयर होल्डर्स की संख्या 6.5 मिलियन से बढ़कर 17 मिलियन हो गई, जो कि अमेरिका का 10% जनसंख्या था। और 1970 में शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़कर 30 मिलियन हो गई, जो कि अमेरिका का 15% पॉपुलेशन था। 1970 में शेयर होल्डर्स का बढ़ना लॉन्ग रन के लिए तो अच्छा था, लेकिन बायर बढ़ने की वजह से शेयर प्राइस बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई थी। तो 1970 तक ज्यादातर स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो गई, यानी कि अपने फेयर प्राइस से ज्यादा महंगे बिकने लगी। इस तरह का पागलपन सेंचुरी में कई बार होती है, और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट करेक्ट होता है और प्राइस कुछ लेवल पर डाउन जाता है, तो नए लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि इतने कम समय में कैसे कोई लॉस कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वे तब तक लॉस नहीं करते हैं जब तक कि वो शेयर्स बेच ना दे, लेकिन इन्वेस्टर्स पैनिक होकर अपने शेयर्स डंप कर ही देते हैं और लॉस होने की वजह से स्टॉक मार्केट से दूरी बना लेते हैं। 1970 के करेक्शन में 5 मिलियन शेयर होल्डर्स ने मार्केट एग्जिट किया था, जो कि अमेरिका का 3% जनसंख्या थी। 1970 में 30 मिलियन शेयर होल्डर्स थे। करेक्शन के बाद 30 मिलियन टच करने में मार्केट को 5 साल लग गए। ठीक इसी तरह आज हमारे भारत में भी शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में शेयर प्राइस ओवर प्राइस्ड हो जाए और मार्केट करेक्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।